नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसमें आज हम बात करेंगे 5 जून तक की, यानी 30 मई से 5 जून तक के करंट अफेयर्स की। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सीरीज एक हफ्ते बाद जो है वो जारी होती है। यानी आज अगर 13 तारीख तक है तो नेक्स्ट वीक का करंट, यानी 6 तारीख से 12 तारीख तक का करंट नेक्स्ट वीक मिलेगा आपको। दूसरा, मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूं कि इस करंट अफेयर्स की सीरीज का उद्देश्य कभी भी ये नहीं है कि केवल आपका करंट अफेयर्स तैयार हो, केवल ये आपके सब्जेक्ट को भी तैयार कराने के लिए प्लान की गई है। और अगर आप एमपी का कोई भी एग्जाम मध्य प्रदेश का फोकस कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के वनडे एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो, एमपीपीएससी का मेंस हो, व्यापम के एग्जाम हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, उन सब में ये करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि आपको बहुत सारी चीजें नई इसमें सीखने को जो है वो मिलेंगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आप आंसर भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने अभी जो है वो इस तरह से लेना शुरू किया, नहीं तो पहले तो मैं आंसर लगे हुए क्वेश्चन से ही तैयार कराता था। राजा भभूत सिंह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ये प्रश्न तो आना ही है ना। आना क्यों है वो भी अभी हम बात करेंगे। पहला, कि राजा भभूत सिंह कोरकू जनजाति से थे, ये बिल्कुल सही है। राजा भभूत सिंह ने 1857 की क्रांति में पचमढ़ी से क्रांति का नेतृत्व किया, ये भी सही है। नर्मदापुरम में जो पचमढ़ी है वहां के ही जागीर के जागीरदार थे, या लोकल अगर कहा जाए राजा के रूप में उनको जो है वो देखा जाता था। तीसरा, राजा भभूत सिंह को होशंगाबाद जेल में कैद रखा गया था, ये गलत है ना। चूंकि पचमढ़ी से जुड़ा हुआ है तो हमको जनरली एक आइडिया होता है कि यार चूंकि पचमढ़ी तो नर्मदापुरम में आता है या होशंगाबाद में आता है, तो हो सकता है कि उनको होशंगाबाद में कैद करके रखा हो गया, और नहीं, उनको जबलपुर में रखा गया है। और जबलपुर में ही जो अगर कहा जाए उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि उनको फांसी दी गई, कुछ का कहना है कि उनको गोली से मार दिया गया, यानी जो भी अगर कहा जाए उसमें कहीं कोई 100% जानकारी कहीं नहीं मिलती। और राजा भभूत सिंह को मध्य प्रदेश का शिवाजी कहा जाता है। अब इन चार प्रश्नों में देखिए, पहले तो उत्तर हमारे सामने जो है वो क्रिस्टल क्लीन हो गया। ये प्रश्न ये वाला, मतलब ये क्यों पूछेगा, ये वाला आंसर जो है वो गलत है इसमें ये। अब ये क्यों पूछेगा, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा। पहले तो आपको दिख रहा होगा कि अभी मध्य प्रदेश जो सरकार है उसकी एक कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ था पचमढ़ी में। और उस कैबिनेट में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, और वो राजा भभूत सिंह उस समय जो है वो न्यूज में बहुत ज्यादा आ गए, यानी पेपर की हेडलाइंस वगैरह आप देखोगे उसमें भी आया और इसमें भी। तो जैसे यहाँ लिखा है कि मध्य प्रदेश के शिवाजी राजा भभूत सिंह के नाम पर होगा पचमढ़ी सेंचुरी का नाम। राजा भभूत सिंह के बारे में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा, शिवाजी की तरह गोरिल्ला युद्ध तकनीक में माहिर, ऐसे इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप सोचिए कि राजा भगत सिंह जिनके बारे में अभी हम करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में आजादी के अमृत महोत्सव में भी एक आर्टिकल छप चुका है लगभग 1 डेढ़ साल पहले। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पचमढ़ी जागीर के स्वामी अजीत सिंह के वंशज और हर्रा कोटा रायखेड़ी साका के जागीरदार परिवार में राजा भगत सिंह का जन्म हुआ। पचमढ़ी में महादेव की चौड़ागढ़ पहाड़ियों में राजा भगत सिंह के दादाजी ठाकुर मोहन सिंह ने 1819-20 में अंग्रेजों के विरुद्ध नागपुर के पराक्रमी पेशवा अप्पा साहेब से कंधा में लाकर जो है उनको सहयोग किया। ठीक है, या सीताबर्डी के युद्ध में जो अगर कहा जाए पेशवा अप्पा साहिब को सहयोग जो है किया। इस तरह से ये कहानी आपको समझ पड़ रही है कि आर्टिकल बहुत पहले से चला आ रहा है। इसीलिए अब जो है अगर कहा जाए हमको एक प्रश्न आ सकता है, इसमें चार पांच प्रश्न है। पहला तो उनका संबंध जो है वो किस जनजाति से है, यानी कोरकू। ऐसे भी आप याद रखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप सतपुड़ा पर्वतमाला को देखोगे तो नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद और बैतूल के आसपास का क्षेत्र है वो कोरकू बहुल है। आप बैतूल चले जाए, वहां पर कोरकू जनजाति बहुल क्षेत्र जो है वो मिलेगा आपको। तो उससे भी जुड़ा हुआ है। दूसरा, नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है कि भगत सिंह ने अपनी सेना 1807 तक लगातार अंग्रेजों से सतत संघर्ष करते रहे, और फिर 1860 में जबलपुर में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, है ना, या मौत के घाट उतार दिया गया, जो भी लिखा है। और आपको ये बता दूं कि भभूत सिंह यूनिक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते थे। वो मधुमक्खियों की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया करते। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पेपर में जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप एमपी का जनसंपर्क का वेबसाइट देखें तो जनसंपर्क के वेबसाइट पर पूरा एक आर्टिकल भी छपा है राजा भभूत सिंह के ऊपर। तो इस बार ये प्रश्न जो है वो बनने की संभावना पूरी है, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। देखिए, मैं एक और चीज बताता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा 1 पेज का प्रेस रिलीज इसके ऊपर आया। देखिए ध्यान से, देखिए दैनिक भास्कर में 3 जून का प्रेस रिलीज पूरा फ्रंट पेज पे 1 पेज का है।
आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। 1857 की क्रांति की मशाल जलाने वाले सतपुड़ा के पराक्रमी सपूत भगत सिंह के अमर बलिदान और शौर्य को समर्पित कर्मस्थली पर मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक, ठीक है, 3 जून को। हो सकता है यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि मंत्री परिषद की बैठक बैठक जो है वो किस दिन की गई थी राजा भगत सिंह के सम्मान में, 3 जून, 5 जून, ऐसा कुछ पूछ सकता है। दूसरा है कि राजा भगत सिंह ने सतपुड़ा पर्वतमाला से होते हुए जब तात्या टोपे आगे बढ़े तो उनको सहयोग किया। देखो, तात्या टोपे जो थे उनको खाजिया नायक ने भी सहयोग किया, भीमा नायक ने भी सहयोग किया, टंटिया मामा या टंटिया भील उन्होंने भी सहयोग किया। राजा भगत सिंह यानी जनजातीय योद्धाओं में भील, गोंड, कोरकू जनजाति के जो योद्धा थे मोस्टली, उनने अगर कहा जाए उनको सहयोग किया था। तो अब उस लिस्ट में, जैसे टंटिया भील वाली जो लिस्ट है, उस लिस्ट में एक आपको जनजाति योद्धा और मिल गए, कोरकू जनजाति के। तो ये यहाँ पर आ गया राजा भगत सिंह के आजादी की जंग वीरता का प्रदर्शन, भगत सिंह शिवाजी महाराज की छवि दिखाई देती है। ये पूरा एक आर्टिकल है। और जो निर्णय लिए गए, ध्यान रखिएगा, उस जो कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया कि चूंकि हम जनजातीय क्रांतिकारी या जनजातीय योद्धा को सम्मान देते हुए कैबिनेट कर रहे हैं, तो हम जो निर्णय लें वो जनजातीय समुदाय से संबंधित। उसमें जैसे आप देखिए, ये जितने भी निर्णय हैं इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये 89 जनजातीय बहुल विकास खंडों में पैसा नियम लागू, जैसे अगर कहा जाए कि जो लिख रहे हैं वो कि उसमें हम क्या करेंगे, यानी जितनी कहानी नीचे लिखी गई वो, ये जो निर्णय लिए गए उनमें भी ये चीज जो दिखी। तो विशेष पिछड़ी जनजाति को सेना अर्ध सैनिक में, तेंदुपत्ता संग्रह में 4,000 रुपए, ये सब जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई सरकार की योजना है जो चल रही, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से प्रश्न जो है वो आ सकता है, इसमें लिंक हो सकता है। ठीक है। दूसरा, इसी से मिलता जुलते 2 प्रश्न और आ सकते हैं जो मैंने लिए हैं, उनको मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पहला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजा भगत सिंह के सम्मान में किस अभ्यारण्य का नाम बदलकर जो है वो उनके नाम पर रख दिया गया है? तो पचमढ़ी में जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसी पचमढ़ी, सतपुड़ा जो अगर कहा जाए टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, उसी के एक हिस्से में पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, उसका नाम बदल दिया गया है, ये लिखा है। ये 1 लाइन का है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आपको ऑलमोस्ट पता रहेगा। ठीक है। हाँ, उलझाने वाला प्रश्न अगर कोई पूछना चाहे तो हो सकता है कि अब चूंकि पचमढ़ी न्यूज में है तो पचमढ़ी पर कोई क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकता है। ये पहला है ना। और तीसरा, अगर कहा जाए, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है जो मैंने नीचे लिया, वो भी मैं पहले आपको जो है वो दिखा देता हूँ। वो प्रश्न मैंने लिया है, किस वर्ष तक नर्मदापुरम का पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? ये तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर है 1967। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि देखिए, जिस दिन वहां पर पचमढ़ी में वो कैबिनेट की बैठक हुई, तो फिर जो है वो मध्य प्रदेश के सरकार के जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उस एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कई सारे पोस्ट किए। उन्हीं में एक पोस्ट, ये मेरा नहीं है, जनसंपर्क का पोस्ट है, इस पोस्ट में वो खुद लिख रहे हैं कि 132 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरोहर, ब्रिटिश काल में ग्रीष्मकालीन राजधानी, यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण। और नीचे लिखा है 1967 तक रही मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब आप सोचिए, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम बिल्कुल उनको क्लैश करते हैं, हम कहते हैं अरे यार कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, क्या, और तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का क्या लगाते हैं? तुक्के का ही ऑप्शन मैंने आपको दिया, 1947 लगता है स्वतंत्रता तक रही होगी। 1956 सोचोगे, हाँ यार उस समय तक जो है वो मध्य प्रदेश जो अगर कहा जाए वर्तमान रूप में नहीं आया तो तब तक रही होगी। 1972 तो लगेगा कि हाँ यार 1972 में भोपाल को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया, उसके पहले तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट होता नहीं था, वो तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से ऑपरेट होता। हो सकता है, यानी अगर नहीं पढ़ा है तो 1967 को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन तर्कपूर्ण लगने लगते हैं। एलिमिनेट करोगे तो इसी को करोगे, जबकि आंसर ये, जो प्रॉब्लम्स होती है एग्जाम में वो सबसे ज्यादा ये होती है। इसीलिए अब आपको ये याद रखना है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर, जैसे आप एमपी जनसंपर्क पे चले जाए यहाँ, तो एक अनोखी चीज दिखाता हूँ जो आपको समझ पड़ेगी कि यार इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो आ रहे हैं, तो उसका जो है वो क्या जो है वो रोल। राजा भगत सिंह के बारे में जब आर्टिकल लिखा गया तो उसमें एक छोटी सी नदी जो तवा नदी की सहायक है, और तवा फाइनली जो है नर्मदा की सहायक नदी है, उसका उल्लेख जो है वो यहाँ पर मिला। तो जैसे ये हम राजा भगत सिंह के ऊपर, ये किसी दुर्गेश रायकवार जी का जो है वो आर्टिकल है इसके अंदर, और ये जनसंपर्क विभाग में उप संचालक। इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में एक जगह नीचे लिखा है कि आज भी देनवा नदी के तट पर राजा भगत सिंह का बगीचा भभूत कुंड विद्यमान है, जिसमें बारावासी जल भरा रहता है। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में चौरागढ़ तो हमारे दिमाग में है कि यार चौरागढ़ का मंदिर है, वहां त्रिशूल चढ़ाते हैं लोग,
ठीक है, लेकिन अब हमें समझ पड़ा यार देनवा नाम की नदी, तो जो नर्मदापुरम का है उसको तो मालूम है कि यार बहुत छोटी नदी है और तवा की एक सहायक नदी है देन, उसको मालूम, बाकी को नहीं मालूम। तो बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से ऐसे जो अगर कहा जाए लिंक होकर आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिंक होकर आते हैं। जैसे लिखा ना कि राजा भगत सिंह की वीर गाथा अंग्रेज अधिकारी एलियट की 1865 की सेटलमेंट रिपोर्ट में भी दर्ज है। वे सतपुड़ा क्षेत्र के शिवाजी कहे जाते हैं। अफसोस है कि जिस योद्धा ने अंग्रेजों को 2 वर्ष तक संघर्ष किया वह इतिहास की पुस्तकों में दर्ज ही नहीं। अच्छी बात, आपको एक और चीज बताओ, मतलब इसलिए नहीं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ, मैं भगत सिंह, राजा भगत सिंह के बारे में 6 महीने पहले एक बड़ा आर्टिकल अपने बच्चों को ट्राइबल जो है वो हीरोज में पढ़ा चुका हूँ, तो मेरी जो जनजाति क्रांतिकारी वाली जो क्लास थी उसमें। और मैंने कहा था कि इनके बारे में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश के जो जनजाति क्रांतिकारी, मैंने कहा यार ये तो अपने को पूरे पढ़ने ही पड़े, इनका जो है वो रोल जो है वो रहता है। तो अब हमारे लिए ये एक प्रश्न ये आ गया कि राजा भोज सिंह कोरकू जनजाति से जो है वो एक जुड़ा हुआ नाम है। बाकी तो जो क्वेश्चन है वो आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बनी जाए। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ आ सकता है। पहले तो जैसे देखिए, पहला रजत पाटीदार, अभी चूंकि आईपीएल रजत पाटीदार जी के नेतृत्व में ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता, इसीलिए रजत पाटीदार पर प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न दिख रहा है कि रजत पाटीदार आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान थे, बिल्कुल सही। दूसरा दिख रहा है कि रजत पाटीदार का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से, यह भी बिल्कुल सही। तीसरा दिख रहा है कि रजत पाटीदार की कप्तानी में मध्य प्रदेश ने 2024 में रणजी जीता, ये गलत है। अब क्या होता है ध्यान समझिएगा, चूंकि रजत पाटीदार अभी न्यूज में आ गए, अब चूंकि वो न्यूज का हिस्सा हैं इसीलिए उनकी अचीवमेंट्स अब हमारे सामने आ रही हैं। तो 2022 में जो अगर कहा जाए हमने रणजी जीती थी, उस रणजी में जो जिसने लीड किया था हमारी टीम को वो रजत पाटीदारी थी। और चौथा तो आपको मालूम है कि रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल जीता, ये कॉमन सेंस वाली चीज है। अब आप ध्यान से देखिए, 4 जून का दैनिक भास्कर का आर्टिकल मैंने लिया। इस आर्टिकल में आप ध्यान से देखें तो आपको चीज आएगी, मध्य प्रदेश ने रजत ने मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी जिताई थी, ये लिखा। तो लिखा है कि रजत की कप्तानी में 2022 में मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती थी, तब 69 वर्ष बाद ये ट्रॉफी मिली थी। तो अब हमारे सामने ये आ गया कि अब हमको लगता है कि यार 2000, अभी वो यही प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश ने जो है वो किसे हरा कर 2022 में रणजी ट्रॉफी जीती, तो अब लगता है कि अरे यार ये एकदम ही इतना पुराना क्वेश्चन कहाँ से आ गया 2022 का, अब क्यों पूछा। तो क्वेश्चन क्या हुआ, 2022 का था लेकिन वो लिंक, 2022 का था लिंक हो गया कि अब आपको मुंबई और मध्य प्रदेश का मैच याद रखना पड़ेगा, वो 6 विकेट से जीती थी वो याद रखना पड़ेगा, ऐसे जो अगर कहा आ जाए कि प्रश्न जो है वो आपको जो है वो बन सकता। दूसरा, इस प्रश्न से एक और जो प्रश्न आपको बनेगा, चूंकि अब जो आईपीएल हुआ उसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ी न्यूज में आ गए, इसीलिए कम से कम मध्य प्रदेश के जो 5-7 खिलाड़ी हैं क्रिकेट में इस समय जो चर्चित हैं, जैसे रीवा के कुलदीप सिंह, ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो कहाँ से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या कहाँ से खेल रहे हैं, है ना। तो जैसे अगर कहा जाए अनिकेत वर्मा है तो आपको पता होना चाहिए कि यार मध्य प्रदेश के लिए खेल रहे हैं, माधव तिवारी हैं तो मध्य प्रदेश के लिए खेल रहे हैं, कुलवंत खजूरिया जो है वो मध्य प्रदेश के लिए खेल रहे हैं। ऐसे जो 5-7 जो अगर कहा जाए खिलाड़ी, और जो अन्य खिलाड़ी जैसे सौम्या पांडे है, अक्षत रघुवंशी है, कमल त्रिपाठी है, ये सब मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जो अब न्यूज में आ रहे हैं क्योंकि सबकी निगाहें इन पर आ गई। और अभी एक प्रश्न चलने लगा है कि क्या मध्य प्रदेश को अपनी खुद की एक आईपीएल में टीम बना देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रजत पाटीदार है, हमारे पास वेंकटेश अय्यर है, हमारे पास आवेश खान जैसे खिलाड़ी हैं, हमारे पास कुलदीप सिंह जैसे खिलाड़ी हैं, माधव तिवारी जैसे खिलाड़ी हैं, तो क्यों ना हम अगर कहा जाए अपनी खुद की एक टीम बनाए। तो अब प्रश्नकर्ता क्या करेगा, वो एक करेगा इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, या इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं। हो सकता है कुलदीप सिंह, माधव तिवारी, अनिकेत जो अगर कहा जाए वर्मा, कुलवंत केजरोलिया का नाम आपको इनमें से 3 उठा ले और कोई एक अलग से दे दे। तो करंट का प्रश्न कैसे लिंक हो रहा है वो बहुत जरूरी है। तो यहां पर जैसे अब आपको देखा ना, अंत तक लड़े भोपाल के शशांक, अब यहां पर हमको आ गया, ये भी एक प्रश्न हो गया कि शशांक सिंह जो अगर कहा जाएगा संबंध किस खेल से। वो बच्चा जो क्रिकेट देखता है उसके लिए तकलीफ का विषय नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट नहीं देखता उसके लिए तकलीफ का विषय है। दूसरा, कि अभी तो चूंकि न्यूज में है
जैसे कल एक अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुई, न्यूज में है। आपसे 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक कोई पूछता है कि वो प्लेन क्रैश कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद याद रहेगा। लेकिन उसके बाद वो चीज क्या हो जाती है ना, क्लैश हो जाती है। तो कुछ चीजों को क्या है, रिवाइज करते हुए, जोड़ते हुए रिवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मालूम होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जो थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब हमको कितनों को मालूम है कि वो किस जगह क्रैश हुआ, किस जंगल में क्रैश हुआ, क्योंकि अब वो चीज पुरानी हो गई। अब वो चीज पुरानी हो गई, तो वहां पर तो लिंक करेंगे तो चीजें याद रहेंगी। लिंक नहीं करेंगे, जैसे रिवाइज कर लिया, अब अपने को समझ पड़ गया यार, अनिकेत वर्मा का संबंध क्रिकेट से, माधव तिवारी का संबंध क्रिकेट से, कुलदीप सिंह जो है वो रीवा के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। मोहम्मद असरत जो है वो मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी, शशांक सिंह मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी है। ऐसे एक लिस्ट बनानी, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको लिंक होते हैं। यही प्रश्न आजकल जो है वो आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा यहाँ पर। फिर अगला वन लाइन का है, इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। हाल ही में चर्चा में रहा 1980 मेगावाट, क्योंकि देखो ये प्रश्न लिया क्यों, क्योंकि ये जो मेगावाट है ना बहुत ज्यादा। 100-200 मेगावाट की कोई प्रोजेक्ट होती तो हम बात ही नहीं करते। 1980 मेगावाट है ना, मोटा मोटा माने तो 2000 मेगावाट की प्रोजेक्ट है। उसका फर्स्ट फेज अभी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, है ना। तो घाटमपुर है, आपको प्रेस रिलीज लगा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई एक 660 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित करी। लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 660 मेगावाट की 3 यूनिट्स होंगी, इसमें से यूनिट 1 राष्ट्र को समर्पित करी। यह ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह महत्वाकांक्षी विद्युत परियोजना नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड की एक मुख्य पहल है। और डैश डैश डैश, यहाँ पर बाकी चीजें जो लिखी हैं वो हमारे लिए इतना काम का है नहीं यहाँ। लेकिन हाँ, ये है कि इससे बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि देखो 2-3 हजार मेगावाट की जो परियोजनाएं होती हैं उनके प्रश्न पूरे देश में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन भी आप खुद अपना सोचिए कि कितना हमको याद है। इसमें दो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं इस प्रश्न को पढ़ने से पहले। प्रश्न नंबर पहला ये दे रहा हूं कि आप में से कितनों को याद है कि वो कौन सा नेशनल हाईवे था जिसमें इसके पहले लाइट एंड साउंड साउंड प्रूफ जो है वो हाईवे डिजाइन किया है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व। और दूसरा अभी वाला तो सबको मालूम है। तो हाल ही में देश का दूसरा साउंड प्रूफ कॉरिडोर रातापानी टाइगर रिजर्व में बनाया गया। इस तरह का पहला कॉरिडोर किस टाइगर रिजर्व में? पहले तो यह है कि रातापानी को अब हम डॉक्टर वीएस वाकड़कर के नाम से याद करेंगे। अब देखो कितनी चीजें लिंक करी। रातापानी चूंकि अब बहुत न्यूज में है, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर 1957 में उन्होंने भीमबेटका की रॉक शेल्टर पेंटिंग्स को खोजा, ये याद रखना है। वीएस वाकड़कर का के नाम पर जो है वो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया गया। लेकिन वीएस वाकड़कर का संबंध ना तो रायसेन से है ना रातापानी से, उनका संबंध नीमच से। मतलब वो आर्कोलॉजिस्ट थे लेकिन उनका जन्म नीमच में। ये एक आपको याद रखना। दूसरा कि चूंकि जब भी एक प्रश्न आएगा, जैसे यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है, बकायदा लाइट एंड साउंड प्रूफ का मतलब है कि इसमें बड़े बड़े इस तरह के दोनों तरफ वो लगा दिए गए हैं बैरियर्स टाइप के, जिनसे जो साउंड है वो टकराकर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वहीं आ जाए और इधर उधर जंगल में ना जाए, और लाइट भी नीचे ना जाए, जिससे वन्य जीवों को जो है वो अगर कहा आ जाए कोई तकलीफ ना हो। कई जगह इसमें अंडर पासेस बनाए गए हैं इस तरह के, जिसमें से नीचे से जानवर आसानी से जो है वो निकले। ये एक बेसिक सा जो है वो अभी न्यूज में जो है वो चल रहा है। ये ऑलमोस्ट आपको पता होगा। तो ये लिखा हुआ है कि हाईवे पर, ये बकायदा पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिख रहा है कि 12 किलोमीटर में 7 अंडरपास, हाईवे पर 12 किलोमीटर कॉरिडोर में 7 अंडरपास बनाए गए हैं। ये पूरा कहानी। लेकिन क्या हमें वो पहला वाला नेशनल हाईवे का नंबर याद है? क्या हमें वो इसके पहले का टाइगर रिजर्व याद है? वो कितना याद है वो अपने को देखना है। रिवीजन वही होता है, प्रश्न वही आता है कि यार 2 साल 3 साल पहले न्यूज में था, अब हमें याद नहीं आ रहा। तो जैसे अगर अपन यहाँ पर एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, यहाँ अगर कहा जाए इंडिया फर्स्ट लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवे, ये हम चले गए यहाँ से। अब यहां पर हमने ये खोला तो आंसर हमारे पास निकला कोई एक्स प्लेटफॉर्म पर किसी का। द सिवनी नागपुर सेक्शन NH 44 ऑफ द मध्य प्रदेश, इंडिया फर्स्ट साउंड प्रूफ हाईवे वॉज डिजाइन रिड्यूस द नॉइस एंड लाइट पोल्यूशन इन पेंच टाइगर रिजर्व। तो हमें ये समझ पड़ा कि पेंच टाइगर रिजर्व में पहला लाइट एंड साउंड प्रूफ जो है वो अगर कहा जाए हमने हाईवे डिजाइन किया।
वो NH-44 का हिस्सा है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा जहां भी आप जाएंगे। 2021 का आर्टिकल, इंडियाज फर्स्ट एवर लाइट एंड साउंड प्रूफ एलिवेंट रोड बीइंग द बिल्ट इन नेशनल हाईवे 44 दैट पासेस थ्रू द पेच टाइगर रिजर्व। अब आप देखिए, यहाँ 2021 का आर्टिकल है, यहाँ 2021 का आर्टिकल है, यहाँ इंस्टाग्राम पर ये किसी 2025 का पोस्ट है। अब क्या होता है ना कि जैसे जब ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो लगता है यार उतना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, हाईवे का नंबर। पुराना नहीं पूछा, क्वेश्चन लिंक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिंक हो गया। जैसे कल ये जब मैं यहाँ पर ये खबर पढ़ रहा था अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, इसी में एक आर्टिकल नीचे चल रहा था, यहीं कहीं चल रहा होगा। उस खबर में ये बताया जा रहा था कि ऐसे भारत में अब तक कितने जो है वो अगर कहा जाए घटनाएं घटी प्लेन क्रैश की, वो पूरी खबरें आ रही थी। तो उसमें मैं जो अगर कहा जाए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में भी पढ़ रहा था कि मोंट ब्लांक में वो प्लेन क्रैश हुआ था तो कैसे हुआ। तो वो रिवीजन करना पड़ता है उस चीज को वैसे। फिर वन लाइन का है, 4 जून 2025 को राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया? उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। है ना, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबके साथ आगे बढ़ता जनजातीय समाज, राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन, मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री। जो अगर कहा जाए ये हुआ पाली ब्लॉक उमरिया में। अब चूंकि पेशा महासम्मेलन, तो थोड़ा सा पेशा पे रिवाइज करना पड़ेगा कि केवल जनजातीय क्षेत्रों में हम पेशा एक्ट को लागू करें, इसके लिए हमने जो है वो पेशा रूल 2022 लेकर आए। ठीक है, ये पहला जो है वो अगर कहा जाए हमारे सामने आ गया कि हाँ हमने पैसा रूल की बात करी और पैसा रूल जो है वो लागू कर दिया। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, तो उस चुनाव के पहले हमने पैसा रूल जो है वो लागू किया। 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, तो 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में ये पैसा रूल जो है वो लागू किए गए। अब पैसा रूल लागू किए गए तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के तहत वो पैसा रूल। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखें, रिवीजन कैसे, क्या हमें अब चूंकि ये सिलेबस में ही है हमारे जनरली, क्या हमें वो आर्टिकल याद है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है? क्या हमें वो आर्टिकल याद है? अगर याद है, यानी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर वो आर्टिकल्स हैं, क्या याद है? तो जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पेसा रूल 2022 PIV, है ना, अभी ले लेगा। अब सपोज देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो मैं अब ये PIV का एक प्रेस रिलीज 2022 का ही मैंने लिया। अब 2022 में ये बात समझ पड़ी कि यार 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस पर ये पेशा रूल को जो है वो हम लेकर आए। तो हमें ये पता चला कि भाई पेशा के लिए हमने 1996 में जो है वो पेशा एक्ट बनाया था। उस एक्ट के तहत राज्यों से कहा कि वो अपने अपने रूल जो है वो बनाए, प्रक्रिया के तहत जो है वो आए। और उसके लिए बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स, मोस्टली अगर कहा जाए आपको आर्टिकल 244 क्लॉज 1 और 244 क्लॉज 2 याद रखना चाहिए। MP के रिस्पेक्ट में लिखा ना यहाँ पर, इन द टर्म ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस आर्टिकल शेड्यूल्ड एरिया मीन्स द शेड्यूल्ड एरिया रेफर्स टू द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर जो अगर कहा जाए कि ये समझ पड़ा कि अब वहां पर आता कि 244, 245, 246, 247, अब कंफ्यूज हो। अब समझ पड़ा कि अच्छा उस जो है वो आर्टिकल के अंदर ये बात रखी गई है कि इनके लिए हम कैसे जो है वो प्रावधान करें। तो चीजें आप हमेशा याद रखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को एक ही चीज, हमारा दिमाग जो है ना, अगर कहा जाए कोई कहता है कि सब कुछ याद कर ले बेबुनियादी, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। हम केवल और केवल चीजों को जोड़कर एग्जाम हॉल में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं। कितना जोड़ रहे हैं उससे जो अगर कहा जाए हमारी बात निकल कर आ रही। तो अब 2022 के एक प्रेस रिलीज से आपका रिवाइज हो गया कि पेशा का सम्मेलन अभी हमने उमरिया में कराया। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश ने पेशा को अपनाया। उसके लिए बकायदा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कहा जाए 5वीं अनुसूची के राज्यों में हमको जो है वो शामिल किया गया। उसमें हम 244(1) के अंतर्गत आते हैं। और हमारी जैसे अन्य राज्य से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, ये सब 244 क्लॉज 1 में आते हैं। 244 क्लॉज 2 में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं। ये सब यहाँ पर रिवीजन हो गया। तो ये यही तो प्रश्न जो है वो अगर कहा जाए एग्जाम वाले हैं। और पूछेगा क्या, मतलब आप सोचेंगे कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ ले, तो नहीं पूछेगा। फिर है वाल्मीकि थापर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से? वन्यजीव संरक्षण, कला, राजनीति, संगीत। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी हुई हस्ती थे, बहुत बड़ा नाम थे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टाइगर मैन वाल्मीकि थापर नहीं रहे, 50 साल तक बाघों के लिए संघर्ष, 32 किताबें लिखी, 16 डॉक्यूमेंट्री बनाई, बकायदा एक आर्टिकल है।
अब जब यहाँ पर टाइगर मैन आया तो हमारे दिमाग में वो कैलाश जो है वो सांखला का नाम याद आ गया, क्योंकि बाघों के लिए जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है उसको खड़ा करने में सबसे बड़ा नाम तो कैलाश सांखला का था। उसी दिशा में दूसरा नाम हमको यहाँ मिला। इनने मध्य प्रदेश के भी कई जो अगर कहा जाए जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें भी डॉक्यूमेंट्रीज बने। तो एक आपसे प्रश्न यही करेगा ना, मतलब कि वो पूछेगा वाल्मीकि थापर का संबंध किससे है, तो उन्होंने कहा साहब जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से। दूसरा, चूंकि वाल्मीकि थापर की जब बात आ रही है तो उनके साथ एक टाइगर मैन जो अगर कहा जाए शब्द हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करें कैलाश सांखला और हम इनके बारे में देखें तो हमारे सामने स्क्रीन पर आएगा, वॉज एन इंडियन बायोलॉजिस्ट कंजर्वेटिव, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिल्ली जूलॉजिकल पार्क, चीफ डैश डैश डैश, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संकला को जो है वो कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स इंटरनेट के ऊपर जो है वो उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते। तो लिंक हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। अगला वन लाइन का, मतलब ये, मतलब इसमें समझने वाली कोई चीज है नहीं, केवल वन लाइन का है कि ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए 29 से 31 मई तक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लहासा, दुशांबे, बाकू, उलान बटोर। तो ये दुशांबे में आयोजित हुआ था, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, दुशांबे, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की कैपिटल ही है। 29 से 31 को हुआ। एग्जैक्टली पूरा देखिए, इस तरह के कॉन्फ्रेंस उन्हीं देशों में हो सकते हैं जहां पर जो है वो ग्लेशियर्स होंगे। हमारे पास दो तरह के ग्लेशियर्स हैं, एक है पोलर ग्लेशियर्स, है ना, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो अपने आप में एक प्रकार से अगर कहा जाए पोलर। दूसरा है नॉन पोलर ग्लेशियर। नॉन पोलर ग्लेशियर में हम भी आते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो ये अपने आप में नॉन पोलर ग्लेशियर का एक हिस्सा जो है वो हो सकते हैं। ये जितने भी अगर कहा जाए, तो ये जो नॉन पोलर ग्लेशियर है ये बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं और कई ग्लेशियर्स ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर। कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्या तरीका हो, उसके लिए जो अगर कहा जाए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, क्योंकि चूंकि प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया तो न्यूज में सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर आ गया, तो हमारे लिए प्रश्नकर्ता प्रश्न बना सकता है। तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, कि इस सम्मान की शुरुआत 1996-97 में की गई, ये बिल्कुल सही। दूसरा, कि इस सम्मान से विभूषित कलाकार को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती, ये गलत है। ये सम्मान जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता के लिए दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं, ठीक है, ये जिस फील्ड के लिए दिया जा रहा है उसमें। और 2024 में डॉक्टर जयमती कश्यप को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इसका गलत है ये। जनरली अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में जितने भी अवार्ड्स, उनमें ज्यादातर में प्राइस जो मनी है वो 5 लाख रुपए ज्यादातर। तो अगर हम यहाँ पर ऑफिशियली जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश शासन का ये प्रेस रिलीज देखें, तो हमें दिख रहा है कि मध्य प्रदेश शासन ने जनजातीय लोक कलाओं और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1996-97 में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान स्थापित किया, पहला हो। इस सम्मान से विभूषित कलाकार को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है, दूसरा हो गया। मतलब क्या मिलता है इसमें? 5 लाख रुपए। तीसरा, कि राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान सृजनात्मक उत्कृष्टता, दीर्घ साधना, कलाकार की वर्तमान सृजन प्रक्रिया के आधार पर दिया जाता है यहाँ। और चौथा हो गया, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा कौन दे रहा है ये भी पता चल गया। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान सुप्रतिष्ठित लोक कलाकार जयंती जयमती कश्यप को दिया गया, जो आपको दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ से। तो दिख रहा है कि दंतावाड़ा जिले के वन ग्राम कराली निवासी पहली आदिवासी महिला डॉक्टर जयमती कश्यप को, जिन्होंने 8 विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, वे बस्तर की लोक भाषा, बोली, गोंडी की व्याकरण और बाकी अन्य चीजें लिखी हुई। इस तरह से हमें ये चीज जो है वो समझ पड़ी कि इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्या बन सकता, इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकता है इसके ऊपर। दूसरा, एक और चीज याद रखिए कि आप कम से कम एक जैसी चीजें जरूर याद रखें। जैसे सम्मान है मध्य प्रदेश के, तो सम्मान में आपको एक चीज जो याद रखना चाहिए वो क्या है, देखिए ध्यान से। दो चीजें आपको याद रखना है। पहला, कि सम्मान राष्ट्रीय है कि राज्य स्तरीय। तो जनरली अगर कहा जाए राष्ट्रीय में, तो राष्ट्रीय लिखा ही रहता है तो उसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अवार्ड राशि तो केवल राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो गांधी विचार पर है उसमें 20 लाख रुपए हम देते हैं, बाकी जो है वो कबीर सम्मान 5 लाख। अब
प्रश्नकर्ता ये 5 लाख वाला जो है क्वेश्चन तो आजकल पूछना बंद कर दिया उसने, क्योंकि सबको मालूम है कि जनरली जो राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है उसमें हम लोग 5 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं। प्रश्नकर्ता ये क्या पूछता है कि भारतीय भाषा की कविताओं के लिए इनमें से कौन सा सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। इस तरह से जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। अब आपको दिख रहा है कि कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, रंग कर्म के लिए जो अगर कहा आ जाए मिल रहा है, या उनके लिए जो दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपका कंफ्यूजन जो हो जाए कि आप को यहाँ पर कविता आ जाए तो आप कालिदास मारे। ये आपको खुद को धीरे धीरे करके रिवाइज करते हुए तैयार करना है। जैसे ये तुलसी सम्मान वाला प्रश्न आ चुका है कि जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं के लिए पुरुष कलाकार 2 वर्ष प्रदर्शनी और एक रूपांकर कलाकारों के लिए राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, ये वही है जो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान है। बस वो महिला में आ गया, ये पुरुष में, और कोई अंतर नहीं है। तो ये नीचे आपको दिख रहा कि इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के लिए, मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के लिए, देवी अहिल्या भी हमने बात करी महिला कलाकार, इसी से तुलसी और देवी अहिल्या भाई एक ही अवार्ड है। बस जो अगर कहा जाए कि महिला पुरुष का आपको याद रखना। किशोर कुमार सम्मान अभिनय, पटकथा, गीत लेखन, निर्देशन, 4 फील्ड है। चारों में से किसी में भी दिया जा सकता है। अभिनय के लिए दिया जा सकता है, पटकथा के लिए दिया जा सकता है, गीत लेखन या निर्देशन। हो सकता है कि किसके लिए ना दिया जाए, ये आपसे पूछ लो। तो जब हम यहाँ जाएंगे तो कोशिश करिए ये याद रखें, ये याद करने की जरूरत नहीं कि कितनी अवार्ड राशि दी जा रही है, वो 2 लाख 5 लाख सबको जो है वो याद है। बट हाँ, किसके लिए दिया जा रहा है ये आपको, मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना। और ये सब प्रश्न जो है वो आ चुके हैं। जैसे अभी आप देखिए, भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान पूछा गया था। या ना, अभी मैंने बता दिया, तुलसी सम्मान पूछा जा चुका है, देवी अहिल्याबाई सम्मान पूछा जा चुका है। प्राइज मनी की बात नहीं हो रही है, वो यही पूछ रहा है कि भारतीय, अब उसने प्रश्न क्या किया था, अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं कि ये क्या 2 साल पहले किसी साल पीएससी ने प्री में पूछा था कि भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए जो है वो कौन सा सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, राजा मान सिंह तोमर सम्मान, ऐसा कुछ उसने 3 4 ऑप्शन दिए थे, वो जो भी, तो वो आप तैयार कर सकते। फिर अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले ने जल संचय अभियान में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर है खंडवा। 1 लाइन का है, इसमें जो है वो आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखें कि केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है जल संचय, है ना, ये जल जीवन मिशन नहीं, ठीक है, जल संचय और जल जीवन मिशन में थोड़ा सा अंतर है। तो जल संचय अभियान में खंडवा जिले ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जिलों की रैंकिंग ये जो जारी की गई यहाँ। दूसरा, इसमें राजस्थान का भीलवाड़ा और छत्तीसगढ़, मतलब ये तो हमारे काम का नहीं। ओवरऑल अगर राज्यों की श्रेणी में देखें, दोनों प्रश्न अलग अलग, अगर वो स्टेट लिस्ट की बात करें, ओवरऑल राज्यों की श्रेणी की बात करें, तो मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर। वहां ये देख लेना कि प्रश्नकर्ता क्या जो है वो प्रश्न कर रहा है। जैसे देखिए, मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ एक प्रेस रिलीज। अब देखिए, ऑफिशियली प्रेस रिलीज है। जल संचय करने वाले जिलों में खंडवा देश में प्रथम, राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश चौथे नंबर। तो वहां देखना जरूरी है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। मतलब स्टेट अगर हम देखें उस लिस्ट के हिसाब से हम फोर्थ नंबर पर हैं, और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम जो है नंबर 1। ये आपको जो है वो याद रखना, ठीक है। तो ये जो है वो अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बना नहीं पाया पर मुझे दिख गया तो मैंने कहा आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। जैसे आपसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा होम बाउंड क्या है? एक फिल्म, एक टीवी सीरीज, ठीक है, म्यूजिक एल्बम, ऐसा कुछ भी जो है वो दे सकता है। क्योंकि आप देखिए, दुनिया के जो सबसे चर्चित फिल्म फेस्टिवल होते हैं उसमें कांस फिल्म फेस्टिवल को जो है वो याद किया जाता है। अब ये मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का एक प्रेस रिलीज है, इसमें लिखा है, कांस ऑन जो है सैटर्न रिकॉर्ड सेक्शन में चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बनी होम बाउंड। भोपाल और उसके आसपास की गई शूटिंग, ये एमपी के जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने पोस्ट इसीलिए रिलीज करी थी कि उनको लगता था कि इस बहाने कम से कम दुनिया को ये मैसेज दें कि भाई, एक अच्छा फिल्म जो अगर कहा जाए टूरिज्म डेस्टिनेशन है हमारे पास, आप आइए तो अपनी फिल्मों की शूटिंग हमारे यहाँ कीजिए, उससे आपको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा, दोनों। इस कारण हो सकता है कि होम बाउंड पर प्रश्न आपको जो है वो बन जाए, तो वो देखने वाली बात है कि क्या है। अगला, हम पिछले वीक पढ़ चुके हैं, तो उसको मतलब उल्लास स्कीम के बारे में जिनने नहीं पढ़ा वो पिछले वीक का करंट अफेयर देखिएगा, मैंने पूरा उल्लास स्कीम बताई थी कि कैसे उल्लास पे काम हो रहा है।
मिजोरम के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना, तो गोवा, केरल, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिक अगर कहा जाए आंसर हो गया गोवा। तो यहां पर आपको दिख रहा है, इसको मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, यहां आप प्रेस रिलीज में वही बात देखो कि जो उल्लास मैंने समझाया था कि गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को औपचारिक रूप से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया है। वह भारत को वर्ष 2030 तक पूर्ण साक्षर बनाने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 95% साक्षरता के मानक को प्राप्त किया है। यह घोषणा गोवा के 39वें स्थापना दिवस 30 मई को पणजी में दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में आयोजित एक भव्य समारोह में की गई। बाकी हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन ये हमको पता चल गया कि अभी आपको एक प्रश्न और रिवीजन हो गया कि उल्लास जो योजना है उसका संबंध है शिक्षा से। मतलब कोई आपसे पूछे कि ये उल्लास जो स्कीम है इसका संबंध किसके साथ है, तो शिक्षा के साथ। अगला आप लोगों ने सबने खुद ही पढ़ लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर भारत की वेटलैंड सूची में शामिल मेनार और फलोदी के खिंचान का संबंध किस राज्य से है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। दो नई साइट जो है वो अगर कहा जाए वेटलैंड की जुड़ गई राजस्थान की। इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आ सकता है। हो सकता है कि वो यही वेटलैंड साइट के बारे में प्रश्न पूछ, हो सकता है कि उसके ऊपर अगर कहा जाए तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि उदयपुर के पास की, तो राजस्थान में दो वेटलैंड साइट है और जुड़ी। अब ये रिवीजन वाली बात है, ऑलमोस्ट जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आंख बंद करके सोचो कि वेटलैंड के लिए जो है वो रामसर कन्वेंशन किस साल हुआ। ये पहला। वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, दूसरा। मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पंच कर रहा हूं, आप खुद सोचिए कि प्रश्न को देखते हुए हमको कितना जो अगर कहा जाए याद आ, कितना जो है अगर कहा जाए याद आ। तो पहला प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ, ये प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर हो गया। दूसरा है कि भाई रामसर जो अगर कहा जाए कन्वेंशन के तहत हम वेटलैंड डे या वर्ल्ड वेटलैंड जो अगर कहा जाए डे जो है वो कब मनाते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि कोई मध्य प्रदेश की 5 वेटलैंड साइट्स के नाम बताओ, वो कहाँ कहाँ है ये बताओ। तो ये सब है कि 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ ईरान के रामसर में। 2 फरवरी को इस पे सिग्नेचर हुए थे, इसलिए हम वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे भोजताल की बात कर लें, अभी तवा नया जुड़ा है मृदापुरम का, ऐसे हमारे यहाँ वेटलैंड साइड है। ये आंख बंद करके, इनके लिए कोई पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है या इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं। आप में से ज्यादातर क्या सोचते हैं कि मैं इंटरनेट पे टाइप करूं और देख लूं, हाँ ये लिस्ट आ गई। तो आपके दिमाग ने क्या काम किया, आपके दिमाग की खुद की भी तो क्षमताएं हैं। मैंने कई बार बोला ना कि ब्रेन जो है हमारा पैराशूट की तरह होता है। पैराशूट में अगर किसी व्यक्ति को पैराशूट के साथ कुदाया जाए जमीन, अगर वो टाइम पर खुल गया तो आपको बचा लेगा, और नहीं खुला तो ऊपर ही जाना है, यानी ऊपर से नीचे है, नीचे से फिर ऊपर ही जाना है। तो एग्जाम हॉल के वो जो 2 घंटे होते हैं उसमें ब्रेन पैरासूट की तरह बिहेव करता है। अगर उस समय याद आ गया ना बाहर निकल के, तो सबको अरे यार 2 फरवरी था, मुझे तो याद था, वहां याद ही नहीं आया। क्यों याद नहीं आया भाई, क्योंकि आपने कभी उस चीज को रिवाइज ही नहीं करा ना। आपने यहां पर देखा कि वेटरलैंड लिखा है, तो आपने कभी दिमाग ही नहीं खर्च करा कि 2 फरवरी 1971 मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर रामसर कहाँ पर है, वो मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। भारत के अंदर अभी रामसर साइट्स कितनी है वो मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये चीजें जैसे आज आपको दिख रहा है कि 91 डेली 91 लिखा है, तो 91 हो गई, तो रिवाइज कर ले, अगली बार इसमें कोई जुड़ेगी तो अभी याद आ जाएगा, अच्छा पहले हमने 91 पढ़ी थी अभी होगी। इस तरह से चीजें जो अगर कहा जाए प्रश्न में, तो रिवीजन ही है। जैसे रिवीजन है सांके सागर, सिरपुर लेक, यशवंत सागर, तवा रिजर्वायर, भोज वेटलैंड, ये मध्य प्रदेश की वेटलैंड साइड है। ये रिवीजन करा तो दिमाग ने आंसर कर दिया, पांचों के पांचों मुंह से निकल गई। रिवीजन नहीं करा तो एग्जाम हॉल में भोज वेटलैंड, सांके सागर, फिर उसके बाद दिमाग ही नहीं चलता। अच्छा हाँ सिरपुर भी है, फिर याद आता, अच्छा यशवंत सागर भी, फिर याद आता तवा भी। लेकिन ये कब आता है, जब एग्जाम से बाहर निकल, बाहर निकलने के बाद कोई चीज, मैंने कहा ना कि वो पैराशूट की तरह हमारा दिमाग काम कर रहा है। तो पैराशूट नहीं जो है वो बार बार प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, तो खोलेंगे तो जो अगर कहा जाए याद रहे। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये 1 लाइन। ठीक है, ये 1 लाइन का है, इंटेलिजेंस एआई यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेंगलुरु में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है, वो आपको मालूम होगा कि
समाज की मुख्य धारा में लोगों को, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ठीक है, दिव्यांगजन, वृद्ध, इन सब के लिए काम करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के थ्रू ये सम्मेलन हुआ। उसमें बताया गया कि कैसे एआई, जो अगर कहा जाए दिव्यांग जनों के लिए अवसर पैदा करेगी, उन्हें मुख्य धारा में लाने में एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेगी। इससे ज्यादा का प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो कोई क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं आया, लेकिन आपको मैं रिवाइज कराने के लिए कि देखिए, अगर आपने किसी चीज को अगर न्यूज़पेपर से पढ़ रखा है तो एमपीपीएससी के स्टैटिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ये कि पीएम को भाया पुष्पक विमान में राम दरबार, ये आपको एक प्रेस रिलीज पत्रिका का दिख रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा मयूर आकृति की जनजातीय कलाकृति में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को प्रतीकात्मक रूप स्वरूप में दिखाया। भरेवा धातु शिल्प के बारे में कलाकार मूर्तिकार टिगरिया निवासी बलदेव बागवाने ने बताया। यानी इसमें वो भरेवा, टिगरिया, ठीक है, और ढोकरा कला की कहानी जो एमपीपीएससी 2 साल पहले पूछ चुकी है अपने पेपर। तो बैतूल जिले का टिगरिया कला या भरेवा बहुत, क्योंकि ये ढालने पर आधारित कला है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें लोहे को छोड़कर जनरली हम टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कांसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका, कांसा खुद भी एक धातु नहीं है, टिन और तांबे को मिला के कांसा बनता है। इनकी सहायता से, यानी हम या तो पीतल का उपयोग करें, कांसे का इस्तेमाल करें, ये सब एलॉय मूर्ति कला को बनाया जाता है ढालकर। ये लॉस्ट इन वैक्स टेक्नोलॉजी कहलाती है। पहले वैक्स का एक सांचा तैयार करते हैं, उस सांचे के अंदर जो है वो पिघली हुई धातु डालते हैं, तो मोम जो है अगर कहा जाए पिघल कर बाहर निकल जाता है और उस जगह पर एक कलाकृति हमको मिल जाती है। लगभग 3,500 साल से हम ये कला का ज्ञान रखते हैं। मोहनजोदाड़ो की जो डांसिंग गर्ल है, हड़प्पा जो लिखा हुआ है, मोहनजोदाड़ो में आपने देखा होगा जो नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति है, वो भी इसी ढोकरा कला का ही एक एग्जाम्पल है। यही ढोकरा कला हमारे यहाँ भरेवा, यही ढोकरा कला हमारे यहाँ टिगरिया नाम से जानी जाती है। तो आप सोचिए कि एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुकी है अपने प्री में, और जो अगर कहा जाए जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न आपको यहाँ करंट अफेयर्स में लिखा मिल रहा है। तो हम यहाँ करंट अफेयर्स की बात नहीं करें, क्योंकि पुष्पक वाहन थोड़ी आएगा। एग्जाम वाला थोड़ी पूछेगा कि पुष्पक वाहन का संबंध किससे है, भगवान राम से, भगवान शिव से, ये तो पूछना नहीं है। लेकिन उसमें एक स्टोरी छापी गई कि वो जो कलाकृति दी गई है, उस कलाकृति का जो संबंध है वो भरेवा धातु शिल्प से है। तो भरेवा धातु शिल्प, टिगरिया कला, अगर आप कभी एमपी का बैतूल डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो आपको समझ पड़ेगा कि वो बकायदा अपनी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के ऊपर उस कला के बारे में जो है वो लिखा है। वो बता रहे हैं कि भाई हमारी जो अगर कहा जाए कि पहचान है ये हस्तशिल्प, तो ये देखिए आप बैतूल में टिगरिया कला, बैतूल जिले मध्य प्रदेश की धातु शिल्प भरने की विधि प्राचीन जो है अगर कहा जाए स्पायर पैड प्रक्रिया द्वारा डस डस डस, बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं, वो भी आज लिख रहा है। यही वो कला है जिसका जो अगर कहा जाए में मूर्ति तैयार की गई। तो प्रश्न कहाँ कैसे आ जाए, लिखा क्यों है भरेवा धातु शिल्प? क्योंकि अभी, हाँ, अभी मध्य प्रदेश वाला कौन सी कला बेच, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को कल को अगर उमरिया के किसी सम्मेलन में बुलाया जाता, ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए तो हो सकता है कि उनको अगरिया कला की कोई लोहे की बनी धातु की मूर्ति जो है वो दी जाती, क्योंकि वहां अगरिया कला जो है वो बहुत फेमस है डिंडोरी के आसपास। यहाँ आपको भरेवा कला जो है वो दिख रही है। तो प्रश्न करंट से कनेक्ट होते हैं, स्टैटिक, इसका कोई करंट अफेयर से दूर दूर तक सरोकार नहीं है, लेकिन स्टैटिक है। और ये जनसंपर्क का आर्टिकल का प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई भरेवा धातु शिल्प से निर्मित पुष्पक कलाकृति, यहाँ पर मध्य प्रदेश के बैतूल की जनजातीय कला को मिला राष्ट्रीय गौरव। प्रश्नकर्ता आपसे इस साल पूछ लेगा कि कहाँ से, किस जगह कहा जाए जिले से संबंधित है, क्या है, ये सब जो अगर कहा जाए आर्टिकल जो लगे हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, लॉस्ट एंड वैक्स कास्टिंग जो है वो मेथड है, और इसमें जो नेचुरल वैक्स जिसको मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है। जो आर्टिकल लिखा है यहाँ से यहाँ तक आप उठा लीजिए और कट कर लीजिए इतनी लाइन को, और उठाइए एमपीपीएससी का 2 साल पहले का प्रश्न भरेवा 8 का, और मिलाइए लाइन टू लाइन यही क्वेश्चन यहीं से कट करके। उसमें ये भी पूछा था धातु कौन सी यूज होगी, उसमें ये भी पूछा था कि कब किस में जो अगर कहा जाए, और उसका आंसर भी किसी नालायक ने जिसने पेपर सेट किया था वो गलत सलत दिया था, तो उसमें शायद वो डिलीट हुआ था, या उसमें जो बोनस वाला जो है वो इशू रहा था।
पर प्रश्न आपको ढूंढना है ना, उस प्रश्न को यहां से मिला लेना आप इतनी लाइन से, आपको लगेगा अरे सर यही कि कट कर लिया, आ जा रहा है क्या? नहीं, ये आर्टिकल पहले भी लिखा होगा ना। इसी तरह से ये है। तो ये टिगरिया का हो गया ऑलमोस्ट, ये अगर कहा जाए ये प्रश्न तो आ ही रहा है, यानी जो अब हम जिस प्रश्न के ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रश्न तो आ ही रहा है। हाल ही में एनडीए के 148वें कोर्स को पूरा करने के बाद एनडीए की पास आउट स्प्रिंग टर्म 2025 में कितनी महिला कैंडिडेट शामिल हुई? आंसर है इसमें 17। और यह प्रश्न आपको आएगा ही, एनडीए की राष्ट्र निर्माण की विरासत में परिवर्तनकारी उपलब्धि। 17 महिला कैडेटों का पहला बैच, चूंकि पहला लिखा है यानी एनडीए के थ्रू महिलाएं भी जो अगर कहा जाए सेना में एक रोल प्ले करेंगी। पहला बैच 148वां कोर्स पूरा करने के बाद एनडीए से पास आउट स्प्रिंग टर्म 2025, ये बकायदा लिखा है, 30 मई का प्रेस रिलीज है। कितने कैंडिडेट थे क्या थे हमारे लिए कोई काम का नहीं, यहाँ पर तो लिखा हुआ पास आउट होने वाले 336 कैंडिडेटों में 17 महिला कैंडिडेट भी शामिल थे। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पंच किया जा सकता है या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, अगला क्वेश्चन है जनरल स्टडी के क्वेश्चन के लिए। एमपीपीएससी के अगर आप प्री का पेपर देखते हैं या वनडे के देखते हैं जनरली, उसमें सिलेबस है कि मध्य प्रदेश की नदियां झील पर्वत पठार, भारत की नदियां झील पर्वत पठार, ये प्रश्न आपके हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि यार हम कितने नदी झील पर्वत पठार याद करेंगे। तो हो सकता है कि कौसर नाग झील अभी चर्चा में है, चर्चा में इसलिए क्योंकि लगातार ग्लेशियर्स पिघलने के कारण ये अपना अस्तित्व खो रही है। कहाँ है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। अब हम चर्चा में पहले तो देखें, आपको दिख रहा होगा कि जून 2021 की ये फोटो है और जून 2025 की ये फोटो है। कौसर नाग ऑलमोस्ट ये फोटो आपको बयां कर रही है कि यहाँ पर हरियाली आने लगी है, मतलब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का असर दिखने लगा, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए वो जो क्षेत्र एक कोल्ड डिजर्ट की तरह बिहेव कर रहा था, उसके आसपास का जो ग्लेशियर क्षेत्र था वो ग्लेशियर पूरे गायब हो गए। ये जो अगर कहा जाए ये ग्लेशियर से मोरेन बनती है यहाँ पे, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो धीमे धीमे बहते हैं। तो उन ग्लेशियर्स के पिघलने से इस तरह की हिमनद जिनको कहा जाता है वो बनती हैं। और वो अगर कहा जाए कि वहां पर कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती हैं, जिन कंकड़ पत्थरों को टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए हम हिमोड़ या मोरेन कहते हैं, ये याद रखिए। और बीच का हिस्सा जो झील के रूप में होता है, इस झील को भी एक खास नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सर्ग लेक। ये ध्यान रखिएगा, कोई जो ग्लेशियरिक लेक होती है उनको झील या लेक वर्ड यूज नहीं करते, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सर्ग। तो वो सर्ग लेक बनती है। ग्लेशियर जब आप भी जाओगे ना तो ग्लेशियर में एक नोनाटा करके स्ट्रक्चर मिलता है, बहुत फेमस है। हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटियां, वो बहुत फेमस है। ये सर्ग लेक, ठीक है, जो ग्लेशियर की झील होती है वो सर्ग लेक। ये वी आकार में स्ट्रक्चर नहीं बनते ग्लेशियर में, यू आकार में बनते हैं, तो यू शेप वैली ग्लेशियर के अंदर पाई जाएगी। ग्लेशियर जहाँ मतलब समुद्र के आसपास बहते हुए मिलते हैं, उन जगह पर कटे फटे समुद्र तट होते हैं जिनको फ्रेगाट फ्रेगट कहा जाता है। वो जो अगर कहा जाए आपको आ सकता है कि फ्योर्ड कहाँ पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाए, इसलिए ये लिया। अगला तो वन लाइन का है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत वाला है नहीं। हाल ही में ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा। कई बार ऐसे वन लाइन क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें मुझे कुछ दिमाग बताने की जरूरत है नहीं, और ये याद करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, एक जगह अपने दिमाग के अंदर जो है वो होना चाहिए। डिजिटल डेटा लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश, ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्राजील। अब ब्राजील का मतलब ये है कि ब्राजील में जैसे मान के चलो मैंने कोई वीडियो बनाया, अभी तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यूट्यूब से जुड़ा हूं, कल को लगे कि यार मैं अपने वीडियो को बेच सकूं, तो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिले जिससे इसके कोई राइट्स खरीद सके और वो उसको उपयोग कर सके। इस तरह से जो डिजिटल डेटा है इसको लोग बेच सकेंगे, अर्निंग जो अगर कहा जाए अपनी बढ़ा सकेंगे। ऐसा करने वाला जो अगर कहा जाए पहला देश है दुनिया का ब्राजील। तो हो सकता है कि आप आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिजिटल डेटा जो अगर कहा जाए योजना या डिजिटल डेटा डेटा जो बेचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो वो भी प्रश्न आ सकता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं 50 साल हो रहे हैं, इसीलिए प्रश्न आएगा 1973। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। ये नर्सों को दिया जाता है, याद रखिएगा। एक्चुअल क्या है कि दुनिया की सबसे जो बकवास लड़ाइयां थी उनमें से एक लड़ाई चर्च की चाबी को लेकर हुई थी, क्रीमिया का युद्ध, बैटल ऑफ क्रीमिया। हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट होगा तो उसको मालूम है, उसको क्रीमियन कीचड़ कहा जाता है, क्रीमिया का कीचड़। अभी जो यूक्रेन और उसके आसपास की जो कहानी चल रही है वो क्रीमिया वहीं था।
उस क्रीमियन वॉर के दौरान एक महिला जिसने लोगों की सेवा करी, उसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसकी सेवा के लिए उनका नाम पड़ गया लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो कोई पूछता है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नर्सिंग डे, वर्ल्ड नर्सिंग डे कब मनाते हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के दिन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सिंग से संबंधित है यहाँ पर ये। और किस युद्ध से उनको जोड़कर देखा जाता है, तो बैटल ऑफ क्रीमिया, या क्रीमिया का जो युद्ध था उससे। हालांकि क्रीमिया के युद्ध ने दुनिया को, ठीक है, समस्याएं ही दी, लेकिन एक अच्छी चीज भी क्रीमिया के युद्ध ने दी। एक हमको मिली फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी नर्सिंग की जो भावना है उसका जन्म हुआ यहाँ से। दूसरा, बैटल ऑफ क्रीमिया के कारण दुनिया को एक ऐसी हॉस्पिटल चेन मिली जो आज भी दुनिया में, अगर अपन हॉस्पिटल चेन की बात करें तो सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है, वो है रेड क्रॉस। इसी बैटल ऑफ क्रीमिया के बाद रेड क्रॉस की स्थापना हुई। एच डुआन जो थे उन्होंने इसी के बाद जो है वो रेड क्रॉस की स्थापना की। तो ये प्रश्न इससे लिंक है। फिर नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट में किस भारतीय ने मैग्नस कार्लसन को हराकर खिताब जीता, डी गुकेश। अब ये प्रश्न क्यों आएगा? ये प्रश्न इसलिए नहीं आएगा कि बहुत बड़ा कोई इवेंट है। ये प्रश्न इसलिए आएगा क्योंकि आपने देखा होगा एक रील सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, जिसमें कार्लसन जो अगर कहा जाए हारने के बाद, इस जो अगर कहा जाए टेबल पर जोर से हाथ मारते हैं और जो मोहरे हैं वो बिखर जाते हैं, तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। इसीलिए ये प्रश्न जो है वो आपको प्रश्न, मतलब अगर कहा जाए कि पूछा जा सकता है कि भारत के 19 साल के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने क्लासिकल फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्सन कार्लसन को पहली बार हरा दिया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 6वें राउंड में हार के बाद कार्लसन आपा खो बैठे। उन्होंने गुस्से और हताशा से बोर्ड पर एक मुक्का मारा, इससे पूरा बोर्ड हिल गया और कई मोहरे गिर गए। इसके बाद वे माफी मांगकर निकल गए। वहीं मैच के बाद गुकेश ने बेहद विनम्र प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 99 में से 100 बार में मैक्सन को हराता है। ठीक है, आज मेरा ये भाग्यशाली दिन था यहाँ पर। और गुकेश अब तक जो अगर कहा जाए, ये मतलब पूरा आर्टिकल लिखा हुआ, तो हो सकता है कि आपसे, चूंकि ये न्यूज में आ गया और रील वगैरह में भी चल रहा है, तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट पूछ सकता है डी गुकेश। बाकी तो मध्य प्रदेश, भारत के जो नाम मैंने लिखे, आर प्रज्ञानंद, ये भी चर्चित जो अगर कहा जाए शतरंज के खिलाड़ी हैं। अरविंद त्रिवेंद्रम जो भी, ये भी हैं। और हरिकृष्ण पटेला, ये नाम मैंने चारों वही लिए जिनका संबंध चेस से। एक भी ऐसा नहीं लिया जिसका संबंध चेस से नहीं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो लिंक हो सकता है प्रश्न, और लिंक करके जो है वो अगर कहा जाए पूछा जा सकता है। ये ऑलमोस्ट आपने अपने स्तर पर पढ़ ही लिया होगा, 1 लाइन का है, इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई ओपला सुचाता का संबंध किस देश से है। तो आंसर है थाईलैंड, ऑलमोस्ट थाईलैंड यहाँ। चूंकि आपको दिख रहा है कि इवेंट हुआ हैदराबाद, तो हैदराबाद में हुए ग्रैंड फिनाले में इथोपिया के हॉस्टेड जोरो डस 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 जगह कहा जाए रनर अप घोषित की गई, और नंदिनी गुप्ता टॉप 8 में भी जगह नहीं बना पाई। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में हुआ। मिस वर्ल्ड है, हमको मालूम है। हमारा दिमाग क्या रिवीजन करेगा, फर्स्ट इंडियन जो मिस वर्ल्ड बनी वो रीता फारिया थी यहाँ पर। फिर इसके बाद एक साल आप याद करिए, वो कौन सा ऐसा साल था जिस साल जगह कहा जब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों भारत की थी, यहाँ पर सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। उसके पीछे भी ये कहा जाता है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को, यहाँ पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को इंडिया में लाना था, कि किसी तरीके से कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज आ जाए। तो अगर यहाँ की लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वो डिजर्विंग थी, ऐसा नहीं कि डिजर्विंग नहीं थी, डिजर्विंग थी, बट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कैसे आई? जब हम चीजों को देखते हैं तो हम जैसे फिल्म देख कर निकलते हैं ना, उड़ दबंग दबंग, तो मन में छाया रहता है कि अब तो जो अगर कहा जाए चुलबुल पांडे ही बनना है, वैसा जो है वो कुछ रहा होगा सिनेरियो। वो अभी मैं यहाँ क्या डिस्कशन करूँ, समय खराब होगा उसमें। बट अपने रिवीजन के लिए अपने को याद रखना है, वो 1994 का ये, कि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स एक साथ हमको मिली, रीता फारिया का नाम। ये लिंक होती हैं चीजें। आपका दिमाग कितना, चीजें आपने सब पढ़ी हैं, जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना आप भी पढ़ते हैं। बस ये कि आप उसको रिवाइज नहीं करते, इसलिए क्लैश हो जाती है। इंटरव्यू वाला पूछता है तब भी हमसे आंसर नहीं आता। तो भारत की पहली क्वांटम वैली किस राज्य में स्थापित की जा रही है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब जमाना सिलिकॉन से आगे निकल गया। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब दुनिया को कंप्यूटर मिले, तो उसमें सबसे शुरुआती जो सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया गया वो सिलिकॉन है। इसलिए दुनिया भर में सिलिकॉन वैली चर्चा में आ गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया, इंडिया में बेंगलुरु जैसे सिलिकॉन वैलीज बहुत चर्चा में। अब जो है वो कंप्यूटर एक नई जनरेशन की ओर बढ़ रहा है।
अब क्वांटम सुप्रीमेसी आने वाली है, जिसमें हम लाइट का इस्तेमाल, जो फोटॉन होते हैं, जो अगर कहा जाए, उनकी सहायता से कंप्यूटर को चलाएं। ठीक है, यानी अब वो जो बिट है, बिट की जगह क्यू बिट आएगी, जिसको क्वांटम बिट कहा जाता है। तो अभी हम उस दिशा में काम करने लगे। आंध्र प्रदेश, जिसका सबसे चर्चित शहर है अमरावती, स्क्रीन पर अमरावती की कहानी। तो आंध्र देश की पहली बार दुनिया की चौथी क्वांटम वैली का काम शुरू, आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियां आएंगी। तो आपको दिख रहा है कि कनाडा की क्वांटम वैली वाटरलू में है, जहां अकादमिक शोध और स्टार्टअप है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली ही क्वांटम कंपनियों का घर है। चीन में हैफाई जो है वो अगर कहा जाए वहां पर है। ऐसी उसने कुछ क्वांटम वैलियों के नाम लिखे। यहाँ पर तीन तो उसने बता दी, यहाँ पर कनाडा, अमेरिका और चीन की। उस दिशा में चौथा घर जो है वो इंडिया है। और ये चौथी क्वांटम वैली होगी, और 1 जनवरी 2026 को दुनिया के लिए खुल जाएगी। अभी मिट्टी की जांच चल रही है, और बाकी यहाँ पर। तो अब आने वाले समय में क्या क्वांटम सुप्रीमेसी में होगा, वो सब चीजें यहाँ पर याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत जैन क्या है, एक स्वदेशी एआई आधारित लैंग्वेज मॉडल। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप मेरा पुराना करंट अफेयर्स अगर रिवाइज करते हैं, तो ये पूरा मैंने एआई लैंग्वेज एक करंट अफेयर्स की क्लास में ही है, जो इसमें फोल्डर बना हुआ है। मतलब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप पुराने देखे। आप ये मत समझिएगा कि आप वीकली करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं। इसमें आपका स्टैटिक, जैसे अभी अपन ने भरेवा के बारे में बात कर ली, राजा भगत सिंह के बारे में बात कर ली, पेशा नियम आर्टिकल 244 क्लॉज 1 के बारे में बात कर ली, शेड्यूल 5 के बारे में बात कर ली। ऐसी चीजें आपकी रिवीजन हो जाती हैं। स्वदेशी एआई आधारित लैंग्वेज मॉडल मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत जैन अभी न्यूज में भी है। हाल ही में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, गुमी में। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बहुत बड़ा इवेंट नहीं है हमारे लिए, बहुत ज्यादा काम करना है। तो आपको ये बस याद रखना है कि भूमि में जो है वो आयोजित हुआ था। इसके ज्यादा हमें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो आपको आना है। ये क्वेश्चन क्यों आना है, अब आप सोचिए। आप में से कितनों को, अभी खुद अपना दिमाग लगाइए, कितनों को याद है अंजी बिज की लंबा? क्योंकि क्या है, पहले तो इस प्रश्न को यहां समझने की कोशिश करिए। अभी हम सब चुनाव ब्रिज के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अंजी की बात नहीं कर रहे। तो ये आपको दिख रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, और काफी प्रेस वगैरह में जो हाथ से वो तिरंगा लहरा रहे थे, वो फोटो भी काफी प्रेस और उसमें वायरल हुए। तो चिनाब ब्रिज लिखा है, 359 मीटर, 1315 मीटर लंबा। इतना इतना जो है वो आर्च ब्रिज है, ये तो है। ये प्रश्न हम 2 साल से न्यूज में सुन रहे हैं, काफी चर्चा में ये रहा। नया नाम हमको मिला अंजी ब्रिज। 725 मीटर लंबा, 290 मीटर का मुख्य स्पैन, जम्मू कश्मीर के, ठीक है, कटरा और जो रियासी जिलों को जोड़ने वाला ब्रिज। यहाँ पर अगर कहा जाए ये, तो ये भारत का पहला केबल स्टैंड रेल ब्रिज, के फर्स्ट केबल स्टैंड ब्रिज नहीं है, यह रेल ब्रिज वर्ड लिखा है यहाँ पर। तो ये दोनों प्रश्न अब हमारे रिवीजन में हो गए कि यार चिनाब, तो अंजी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो अंजी ब्रिज जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो जब भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका बकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया। एक सेकंड, खत्म। तो एक मिनट, इसको हटा लें यहाँ पर। तो यहाँ अपन अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर, ये हम चले गए। तो ये आपको दिख रहा होगा, अंजी ब्रिज के ऊपर है। बकायदा जो अगर कहा जाए कि इसके अंदर पूरी एक आर्टिकल है प्रधानमंत्री जी का, ये आपको बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह जो है दिख रहे हैं। मैंने इसलिए दिखा है कि यहाँ पर, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पीआईबी ने एक पूरा प्रेस रिलीज भी जारी किया यहाँ पर। तो ये प्रेस रिलीज में भी जो अगर कहा जाए, ये बात साफ निकल कर आ रही है, लिखा ना यहाँ। अब प्रश्नकर्ता क्या कर रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो पंच कर, यानी जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं। तो यहाँ ये 11 जून का प्रेस रिलीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इस प्रेस रिलीज में हम ऊपर से जाएं, बहुत सारा है, इतना सारा आर्टिकल्स हमारे जो है वो काम का नहीं, इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या जाए। तो ये लिखा हुआ, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज एंड अंजी जो अगर कहा जाए खाड़ ब्रिज, इंडिया फर्स्ट केबल स्टैंड रेल ब्रिज वेयर द इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर इन जून 2025। अंजी ब्रिज विल बी द सर्व द नेशनल इन द चेनाब रेल ब्रिज। ठीक है, सिचुएटेड इन द हाइट ऑफ 359 मीटर। वो जो अगर कहा जाए, वो चेनाब ब्रिज के बारे में लिखा हुआ है, 1315 मीटर लंबा स्टील का जो अगर कहा जाए ये ब्रिज है। इस तरह से ये आपको पता चलता है कि चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है। अंजी ब्रिज जो है अगर कहा जाए कि लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, यही प्रश्न आजकल आने लगे। हमको लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ रखा था,
पर ये हमको कितना याद है कि वो उसकी लंबाई पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। बाकी तो ये जो नीचे है वो सब हमारे लिए जो है वो काम करनी है, वो आप अपने स्तर पर जो है वो इसको पढ़ सकते हो। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में आना शुरू हो चुके हैं। ये लंबाई चौड़ाई वाला हमने कहा यार हम तो याद करके गए थे, लेकिन वो लंबाई को जो है वो अगर कहा जाए भूल गए, तो प्रश्न एग्जाम में उसी से जो है वो उठाकर पूछ लिया, क्या कर लोगे आप? ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये चिनाब ब्रिज की लंबाई पूछी जा सकती है, अंजी ब्रिज की जो अगर कहा जाए लंबाई पूछी जा सकती है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? कोरियन रिपब्लिक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, आ गई, आपको दिख रहा है। इस साल भी वही थीम जो हम पिछले साल अपनाए हुए थे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक तो हमको बंद करना ही चाहिए। दूसरा है, अगर कहा जाए जिजू कोरिया लिखा हुआ है जहां ये इवेंट इस बार किया गया, उन्होंने प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए जबरदस्त काम किया। ये ध्यान रखिएगा। और किसके थ्रू बन रहा है, तो वो लिखा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको सेलिब्रेट करता है। थोड़ा सा रिवीजन करें तो आपको याद होगा कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और वो कॉन्फ्रेंस चलती रही, मतलब लगभग 10-11 दिन वो कॉन्फ्रेंस चली। उस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया कि पर्यावरण का संरक्षण करना है तो हमें एक अलग से पूरा सेटअप खड़ा करना पड़ेगा। तो जो अगर कहा जाए, केनिया के नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1972 में। वो 50 साल, अगर आप यूएन जो अगर कहा जाए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट यूएनईपी 50 ईयर करेंगे तो आपको 1972 से वो आर्टिकल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। और उन्हीं 1972 के बाद 1973 में ये तय किया गया कि हम हर साल 5 जून को एनवायरनमेंट के प्रति जो है लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करें। तो उसके तहत अब काम हो रहा है। आज प्लास्टिक पॉल्यूशन नए नए रूपों में आ रहा है। दो तरह के प्लास्टिक हमारे सामने, एक जिसको हम प्लास्टिक के रूप में देख रहे हैं, जस्ट लाइक जो बॉटल आपके पास है सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो बर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, अन्य चीजें जो है तो वो सब प्लास्टिक है। दूसरे के जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं लेकिन वो प्लास्टिक जैसे दिखते ही नहीं, वो हैं अगर कहा जाए माइक्रो, अगर कहा जाए बीड्स या माइक्रो फाइबर्स, जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो जो स्क्रबर होते हैं चेहरे को साफ करने के लिए, आपने देखा होगा ना, गर्ल्स वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, ये छोटे छोटे दाने जैसे संरचनाएं होती हैं जिनको अपन माइक्रो बीड बोलते हैं। ये भी अपने आप में प्लास्टिक ही है। और ये भी समुद्र के पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा समुद्र उठा रहा है। तो ये है। अगला है, 5 जून को स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? भोपाल, महेश्वर, उज्जैन। तो आंसर है उज्जैन। ये वन लाइन का है ऑलमोस्ट, इसमें कुछ ज्यादा हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब बस इतना ही याद रखना है। अगला है, भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब ये चूंकि बड़ा इवेंट हुआ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती अवसर पर एक बड़ा इवेंट किया गया 31 तारीख को। इस इवेंट के ऊपर प्रश्न है, यह सम्मेलन लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती के अवसर पर किया गया, बिल्कुल सही। यह सम्मेलन का आयोजन 31 मई को भोपाल में किया गया, बिल्कुल सही। इसी सम्मेलन से प्रधानमंत्री जी ने दतिया और सतना एयरपोर्टों का और लोकार्पण किया, यह भी बिल्कुल सही। इस सम्मेलन से प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर मेट्रो की पिंक लाइन, अब याद रखना, इंदौर मेट्रो तो है लेकिन इसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है कि इसका जो फर्स्ट फेज है उसको अपन येलो लाइन कह रहे हैं। देखो, मेट्रो जो होती है उसके फेसेस होते हैं। कभी आप में से कोई दिल्ली मेट्रो में बैठा हो तो वो बोलते हैं यहाँ से पिंक लाइन को बदलिए, यहाँ से ब्लू लाइन को बदलिए, यहाँ से येलो लाइन को बदलिए। अलग अलग लाइंस होती हैं जो बेल्ट होती हैं, 4, 5, 6, 6, 8, 8 किलोमीटर की। ये येलो लाइन है। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है। तो अब हमारे लिए आंसर जो है अगर कहा जाए, ये याद रखने वाली बात है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, मेट्रो का शुभारंभ होगा, ये पहला। गांधीनगर मेट्रो से सुपर कॉरिडोर जो अगर कहा जाए ये। दूसरा, अटल ग्राम, अब ध्यान समझिएगा, अटल ग्राम सेवा सदन इनमें से किसे कहा जाता है? यानी इसमें से पंचायत भवन, हाल ही में पंचायत भवनों को किस नाम से जाना जाता है ना? अटल ग्राम सेवा सदन, ये पूछा जा सकता है। और बाकी तो जो अगर कहा जाए, जो इसमें मतलब चीजें हैं, जैसे सतना और दतिया में एयरपोर्ट, ये हमारे सामने हो गया। ठीक है। अब आपको ये, चूंकि सतना और दतिया एयरपोर्ट है तो टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे दतिया जाओगे तो माँ पीताम्बरा पीठ, सतना से नियरेस्ट मेहर में जो अगर कहा जाए माँ शारदा का जो पीठ है यहाँ पर, सतना से ही जो अगर कहा जाए आप चित्रकूट जा सकते हो यहाँ।
तो ये प्रश्न इस तरह से, चित्रकूट किस जिले में आता है, ठीक है, माँ पीताम्बरा पीठ जो मध्य प्रदेश के किस जिले में, अगर वो लिंक करे तो सब्जेक्ट को लिंक करता है। इस तरह से जो अगर कहा है, जैसे कि प्रदेश भर में 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन, तो आपसे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहे अटल ग्राम सेवा सदनों का संबंध है पंचायत भवन से, ठीक है, जो जिला स्तर पर पंचायत कार्यालयों से, ऐसा कुछ भी। आप भाई वो क्या पूछेगा, वो तो वही जाने यहाँ पर, बट वो प्रश्न जो है वो लिंक कर सकता है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ, ठीक है, जो हमने कदम उठाए वो कदम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये भी एक प्रश्न जो है वो इससे लिंक हो सकता है, ज्यादा कुछ तो जो है वो आ नहीं सकता इतना। तो अब कम से कम इस बहाने आपके दिमाग में क्या क्या चीजें क्लियर हुई। अब आंख बंद करके सोचिए और इमेज कीजिए कि आपको कितने एयरपोर्ट याद है। मतलब आपको जबलपुर, आपको छतरपुर मतलब खजुराहो, भोपाल, इंदौर के अलावा कौन कौन से नए एयरपोर्ट्स याद आ रहा, क्या आपको सतना याद आ रहा, क्या है आपको दतिया याद आ रहा, और कौन सा अभी हाल ही में और किस जगह पर जो अगर कहा जाए एयरपोर्ट सर्विसेज शुरू की गई। रिवीजन ऐसे ही होता है, प्रश्नकर्ता यही पूछता है कि इनमें से किस जगह मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट जो है वो सुविधा नहीं। तो अब जो अगर कहा जाए हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा यहाँ पर एयरपोर्ट जो अगर कहा जाए सुविधा है या नहीं। तो नए एयरपोर्ट में अभी एक तो देखिए, ये तो दो तो नए हो ही गए, इसके अलावा रीवा एयरपोर्ट भी जो है वो ऑपरेशनल हो गया। तो अब हमारे सामने जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट, अगर जैसे कोई पूछेगा कि बिल्कुल अभी के नए तीन हवाई अड्डे बता दो, तो तीन दिमाग में आ गए कि एक तो रीवा एयरपोर्ट बता दोगे, दूसरा अगर कहा जाए कि दतिया एयरपोर्ट बता दोगे, तीसरा जो अगर कहा जाए कि सतना का एयरपोर्ट बता दोगे। इस तरह से ये हमारे कहानी एग्जाम में जो है वो आती। तो मतलब आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो जो अपने ही चल रही। पहला आधुनिक सिटी म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये भोपाल में, इसमें कुछ जो होगा आएगा नहीं, मतलब इसको छोड़ भी दोगे तो क्वेश्चन कोई काम का नहीं। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, इसके पीछे का कारण याद करो। अभी कुछ दिन पहले, मुझे वो रेस्टोरेंट चेन का तो नाम याद नहीं आ रहा, विराट कोहली के एक रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई की गई कि वहां पर एग्जैक्टली जो कोस्पा एक्ट है, यानी तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, मैं दिखा भी दूंगा एक्ट। उसमें कहा गया कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट या इस तरह का कुछ संचालित कर रहे हैं तो आप एक जोन बनाइए जहां लोग स्मोकिंग कर सकते। ऐसा नहीं कि जो अगर कहा जाए, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में आ जाएगा ना, वहाँ कई सारे लोग एक साथ जो अगर कहा जाए मतलब क्या बोलते हैं कि खाना खा रहे हैं या बैठ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको कहा गया इस एक्ट के अंदर। तो तमाकू के लिए कोई भारत में पहले कोई एक्ट नहीं था। 2003 में भारत सरकार ने कोटपा एक्ट बना। ये जो कोटपा एक्ट था, दिखा भी देता हूँ आपको, इस कोटपा एक्ट के अंदर यहाँ पर, ये इस एक्ट के अंदर तीन चीजें थी, लिखा ना, द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, ठीक है। पहला कि आप सार्वजनिक जगह पर जो है वो धूम्रपान नहीं कर सकते, है ना, जुर्माना लगेगा, अलग अलग जुर्माने की राशि वो हमारे काम की नहीं अभी। दूसरा कि किसी भी टोबैको प्रोडक्ट, कोई भी हो, चाहे वो सिगरेट हो या तंबाकू प्रोडक्ट हो, उसका आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए तो हम बाबा इलायची का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, तंबाकू प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हमको एलआईची के नाम से करना पड़ रहा है, शराब प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जो है वो अगर कहा जाए कैसेट सीडी, जो अगर कहा जाए ड्रिंकिंग वाटर, सोडा वाटर नाम से करना पड़ रहा है। मतलब कि कितना गुमराह किया जा रहा है, यानी सांकेतिक है सब चीजें, व्यवहारिक कुछ नहीं। सांकेतिक कि अगर कोई चीज करी गई तो उसको हम सांकेतिक को जो अगर कहा जाए कैसे जो है वो करेंगे। तो 2003 में समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी हुए। ये लिखा हुआ है कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट जो है वो प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया। एक्ट का मूल उद्देश्य अगर आपसे दो लाइन पूछा जाए, तो सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध, और तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी जो तंबाकू उत्पाद है उसमें से किसी भी तरीके से उसके प्रचार प्रसार या एडवर्टाइजमेंट को प्रतिबंधित किया जाए। तो ये बकायदा आपको वो 2003 का, हो सकता है कि आपको ईयर पूछ ले कि कब जो है वो लाया गया, कौन से ईयर में लाया गया, यहाँ पर ये भी है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों को बेचता है तो इसके तहत जो अगर कहा जाए जुर्माना लगेगा। हालांकि जुर्माना इतना कम लिखा हुआ है कि कोई भी कहेगा ठीक है यार चला लेंगे इतना तो। इस तरह से ये प्रश्न भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आज आप सोचिए, आज के करंट अफेयर्स में आपने क्या सीखा। आज आपने सीखा कि कोटपा एक्ट का संबंध 2003 से,
ये पहला हो गया, ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। राजा भगत सिंह का संबंध कोरकू जनजाति, ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। पेशा एक्ट के संबंध में जो राज्य हैं, शेड्यूल 5 के अंदर, अनुसूची 5 के अंदर जो राज्य आते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पर जाएं, मतलब इसमें आपको यही दिखा देता हूँ मैं, कि अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाएं, मतलब जो चीजें हमारे काम की अपन वो देखें, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम शेड्यूल 5 देखें, वो भी आपको उस आर्टिकल की कहानी बताती है जो मैं बोल रहा हूँ। ऊपर लिखा हुआ है 244(1), ठीक है, 244(1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 244(1) वाले राज्य आएंगे, और 244(1) वाले राज्यों में मध्य प्रदेश आता है। 244(2) वाले इसमें जो है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश जो है वो नहीं आता यहाँ पे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको इस करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते हैं। तो ये है। दूसरा, अगर आप में से कोई प्रिंसिपल क्लास 1 का एग्जाम अभी दे रहा है, इस बार जो हुआ था उसमें तो बहुत सारे बच्चे, मैं क्या बोलूँ इस मन से कि कितने निकले, ठीक है, पर इतने निकले कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कितने निकलेंगे। तो अगर किसी को लगता है तो पार्ट ए की कंप्लीट टेस्ट सीरीज और पार्ट बी की यूनिट 4 स्किल डेवलपमेंट वाले, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। सिंगल क्वेश्चन, मतलब जो यूनिट 4 है स्किल डेवलपमेंट की, वो ऐप के ऊपर है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो एमपी को प्लान कर रहा है कि यार मुझे एमपी जी के तैयार करना है, मैं आपको खुद ही इसमें तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये मेरा कोर्स, कि एमपीजी के स्पेशल एक कोर्स है बकायदा। इस कोर्स को आप 2000 2,500 का कोर्स है। आप BR एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड जब आप करेंगे तो ऐप के जस्ट नीचे आपको एक स्टोर करके फीचर लिखा दिखेगा, यहाँ पर ये, इस स्टोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोर्स की लिस्ट आएगी, इससे आप इस कोर्स को जो है वो बाय कर सकते हैं एमपीजी के स्पेशल। आप कुछ मत करिए, मतलब आपका नेचर क्या होना चाहिए पढ़ाई का, इस कोर्स पे जाइए और यूनिट जो है 1 पे ही जाइए, एमपी हिस्ट्री। उसमें मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शासकों की एक वीडियो ओपन है, आप उसको देखिए, आपको फील होगा कि एक्चुअल हमको किस तरह से चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ना है एग्जाम के लिए। वो आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी अगर पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स भी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए तो बहुत ही अच्छा कोर्स अभी रन है, चल रहा है बकायदा यहाँ पर, ठीक है, पूरा विस्तार से एक एक चीज़ जो है वो पढ़ाई जा रही है यहाँ। तो ये कोर्सेज हैं, आप ऐप के ऊपर देख सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के बाद एक चैट बॉक्स खुलता है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरह का। इसमें आपको एक लिंक मिलती है जिससे आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप है बच्चों का, उससे जुड़ सकते हैं और कंटिन्यू अपनी तैयारी को बेहतर और नए आयाम के साथ जोड़ सकते हैं। मेरी क्लासेस का उद्देश्य कभी नहीं ये रहा कि केवल पढ़ाया जाए, उद्देश्य ये रहा कि चीज़ें कैसे लिंक की जाएं, एग्जाम का नेचर क्या है। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आप सोचिए कि मैं सब कुछ पढ़ लूं, जैसे कोई कहे कि आप लक्ष्मीकांत की किताब पूरी पढ़ लो, देखा मैंने कहा था लक्ष्मीकांत से 15 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सही बात है, पर क्या मैं 1200 पेज की किताब पूरी पढ़ सकता हूँ? तो मुझे ये पता होना चाहिए उस 1200 पेज में से वो 120 पेज कौन से जो मेरे काम के। जैसे अभी आपने फिफ्थ शेड्यूल, आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिफ्थ शेड्यूल याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और कितनों को याद था कि आर्टिकल 244 क्लॉज 1 की व्याख्या है फिफ्थ शेड्यूल, कितनों को याद? संविधान की अनुसूची फिफ्थ 6 शेड्यूल में जाओगे, वही फिफ्थ शेड्यूल का है यहां पर अगर कहा जाए, लेकिन 244(1) की जगह क्लॉज 2 आ जाएगा, और जो अगर कहा जाए 275 आ जाएगा, स्पेशल अनुदान देने की बात है। क्या ये चीजें याद है? छोटी छोटी चीजें, बाकी चीजें तो याद हैं, ये छोटी छोटी चीजें याद है, अगर ये याद है तो हम विजेता है, ये याद नहीं है तो फिर कहानी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, यही मेरी जो है वो इच्छा है, कि सबसे बेहतर आपके साथ हो जीवन में जो भी, और जहाँ मेरी आवश्यकता है वहाँ मैं आपके साथ हूँ। पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे मुझे लगता है।